बैठिए। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि निम्नलिखित निर्वाचित सदस्यों ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। तेलंगाना के मेडक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी, तेलंगाना के नलगोड़ा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित श्री उत्तम कुमार रेड्डी, मैंने 13 दिसंबर 2023 से उनके त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है। प्रश्नकाल 161 श्री एस ज्ञान त्रिवेणियम। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा हुआ है। उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। श्री बालशौरी जी। बालशौरी। Yes, sir. Thank you, Speaker, sir. Sir, whole world is racing towards net zero emission and adopting green energy initiatives. Our Honorable Prime Minister made a statement at COP26 summit and set a target to make India a net zero emission by 2070. We have a target of 500 gigawatt of renewable energy by 2020, but we are far from the target. Cities in India are increasing and Delhi is the worst. We all know the fact. This is an important need of capacity additions of green energy to reduce pollution levels. Sir, my question is, apart from framing guidelines to the states for allotting of the unproductive land, has central government taken initiative to allot the barren land that belongs to central government? And for example, railways, defense and other PUCs have a huge land bank which can be utilized effectively. Will government propose to utilize these lands as well and allot it for the purpose of solar, wind, pump storages projects to produce renewable energy? Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, contrary to what the honorable member thinks, we are well on our way to achieving our target. Our established capacity today is 186,000 megawatts of non-fossil fuel capacity, and I have another about 115,000 megawatts under construction. Apart from that, I have almost 55,000 megawatts under bid. So, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है। ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है और इसीलिए संवाद किया है। फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। गलत तरीका है, आप जाकर सदन में बैठिए। नो, सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो, हम करने भी नहीं देंगे। नो, गलत। नो। क्वेश्चन नंबर 162 श्री मलुक नागर जी। क्वेश्चन नंबर 162। माननीय सदस्य, गलत परंपराएं
गलत परिपाटी मत डालिए। अध्यक्ष जी, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है, इसलिए मैं आपसे बैठकर सब चर्चा करूंगा। हर कस्बे और हर शहर के एसटीपी प्लांट के द्वारा निकालने के बाद ही केवल पानी को गंगा जी में डाला जाता है? क्या ये आंकड़े और रिकॉर्ड उनके पास है? अध्यक्ष महोदय, कल की जो घटना संसद में घटित हुई है, सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक की स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय सदस्य, सब मैं इस बारे में, एक तो जो कल की घटना घटी है वो सुरक्षा से संबंधित, उसमें बदलाव की जरूरत है। और जो लोग इस समय भी राजनीति कर रहे हैं उनको मैं चाहता हूं वो देश के लिए काम करें। साहब, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो गंगा जी हरिद्वार से जहां से निकलती है और आखिर तक जाने में जो पॉल्यूशन से संबंधित हैं, क्या एसटीपी प्लांट के द्वारा ही निकला गया सफाई होने के बाद पानी गंगा में डलता है? क्या पूरे आंकड़े उनके पास हैं? मैं जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न किया है कि हरिद्वार से गंगा जी प्रारंभ होती है, मुझे लगता है कि उनको ठीक से संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। गंगा जी देवप्रयाग से तीनों धाराओं के मिलने के बाद में प्रारंभ होती है। गंगा जी के शुद्धिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अविरल और निर्मल धारा बनी रही, इस दृष्टिकोण से जो इंटीग्रेटेड एफर्ट्स पिछले 10 साल में किए गए उसके कारण से व्यापक सुधार में आया है। प्रश्न के माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले 10 साल को यूनाइटेड नेशंस ने डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन ऐसा मानते हुए पूरे विश्व भर से एंट्रीज को इनवाइट किया था और उन एंट्रीज के आधार पर जिस तरह से पिछले 10 साल में दुनिया भर की जो एंट्रीज आई उनके आधार पर जो यूनाइटेड नेशंस ने समीक्षा की है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाले इस मिशन गंगा को दुनिया के टॉप 10 रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में ऐसा सम्मिलित किया गया है। एक एक बूंद पानी जो सूवेज का आता है, सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, वो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है नदी के पानी की जिस तरह की अपेक्षा है उस तरह का बना करके ही नदी में छोड़ा जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम सारे सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वो तो हमें पता है गंगा जी कहां से निकली है, लेकिन जो एसटीपी प्लांट आपने कौन से पहाड़ पे जाके लगवाया, जरा मंत्री जवाब दे दे मुझ पर आरोप लगाने से पहले।
दूसरा मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हरिद्वार से आगे जो माननीय अटल बिहारी जी का सपना था कि गंगा का बाढ़ ना आए, तो हरिद्वार से आगे एक बाण गंगा जो सुक्रताल से होकर के यूपी अंदर निकलती है और एक बाण नदी जो बिजनौर से अमरोहा की तरफ निकलती है, जिनमें आज मिट्टी भर गई है। मैंने आपको पत्र भी कई बार लिखे हैं, उन मिट्टी को निकाल के गंगा के दोनों तटों पे लगाया जाए और उनमें जहां लोगों को सूखा का सामना करना पड़ता है उनको पानी मिल जाएगा, और जो बाढ़ में लोग गंगा के दोनों तरफ के तट में बह जाते हैं उन लोगों को बाढ़ से छुटकारा मिल जाएगा। मंत्री जी, मैंने आपको चिट्ठियां लिखी, आपके जवाब भी आए हैं, कृपया करके इसमें विस्तार में बताने की मेहरबानी करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो पूरक प्रश्न है वो प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है और न ही प्रत्यक्ष रूप से उस विभाग से संबद्ध प्रश्न है। नदियों में से गाद निकालने का काम और तटों के तटबंधों को सुदृढ़ीकरण का काम प्रारंभिक तौर पर राज्य सरकार का विषय और उत्तर प्रदेश सरकार से अभी इस तरह का कोई भी प्रपोजल भारत सरकार में विचाराधीन नहीं है। श्री संजय सेठ। नरेंद्र मोदी जी ने जिस संकल्प के साथ देश के हर नागरिक को नल से जल योजना, किंतु दुख यह है कि झारखंड के अंदर वहां इंडी की सरकार 10,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने दिया, किंतु अभी तक 33% ही खर्च हो पाया है। वहां ठेकेदार 100-200 फीट करके बोरिंग करके चले जा रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही है। मोदी जी के संकल्प को फेल करने की योजना बना रही है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि मॉनिटरिंग कोई कमेटी बनाकर उसकी पूरी जांच कराएं और वहां पर जो ये घोटाला हो रहा है इसकी पूरी जांच कराने की कोई योजना है क्या? माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उस प्रश्न का मूल प्रश्न से कहीं कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये तय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचे इस संकल्प के साथ में और माताओं बहनों को पीने का पानी ढोने के अभिशाप से मुक्ति मिले, इस संकल्प के साथ में जो योजना प्रारंभ की गई थी उसके व्यापक परिणाम आज दिखाई देने लगे और पिछले 4 साल के इस योजना के कालखंड में जहां देश में केवल 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था, आज देश में 72% घरों तक पीने का पानी पहुंचना संभव हुआ और देश में लगभग 11 करोड़ माताओं बहनों को पीने का पानी ढोने के अभिशाप से मुक्ति मिली है। बहुत सारे राज्यों ने 100% घरों तक कनेक्शन प्रोवाइड करने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन कुछ राज्यों में निश्चित ही अभी काम की गति को और बढ़ाने की आवश्यकता और इस तरह की शिकायतें माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, उसके अतिरिक्त भी जिन राज्यों से इस तरह की शिकायतें आती है उन सारी शिकायतों पर हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। झारखंड राज्य में निश्चित ही जो पैसा हमने अब तक कुल मिलाकर के सैंक्शन किया है उसके अनुरूप जिस तरह का खर्च होना चाहिए और जितनी प्रगति उस काम में होनी चाहिए उतनी प्रगति नहीं हो पाई है और हम निरंतर सतत राज्य सरकार से संपर्क करके उस गति को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह की एक स्पेसिफिक कंप्लेन माननीय सदस्य के पास में है तो माननीय सदस्य अगर मुझे अवगत कराएंगे तो निश्चित ही जो व्यवस्थाओं के अधीन जिस तरह की हमारे पास में स्कोप है उसमें निश्चित ही उस विषय पर जांच कराने की हम कार्रवाई करेंगे। संगमलाल गुप्ता। नदियों की स्वच्छता पर ऐतिहासिक कार्य होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र से होकर बहने वाली सही नदी जिसे नमामि गंगे में शामिल किया गया है कि सफाई है तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में जब मिशन गंगा प्रारंभ किया गया था उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना गंगा की सफाई के जब समय ही पूरी स्पष्ट अवधारणा थी कि हम गंगा नदी बेसिन में बहने वाली सभी नदियों, गंगा जी की सारी ट्रिब्यूटरी चाहे वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्डर की सारी ट्रिब्यूटरीज पर हम एक साथ काम करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि गंगा नदी की मुख्य धारा पर सफलता के साथ क्रियान्वयन करने के बाद
अब हमने सहायक नदियों पर भी काम प्रारंभ किया है। जिन सहायक नदियों में ज्यादा पोल्यूटेड स्ट्रेचेज हैं, हम उनमें ऑलरेडी हिंडन में, काली में, इन सब नदियों पे ऑलरेडी काम प्रारंभ कर दिया है। और माननीय सदस्य ने जो सही नदी के बारे में बात की है, इस विषय को भी संज्ञान में लेकर के जो भी उचित कार्रवाई होगी राज्य सरकार से चर्चा करके रिपोर्ट मंगा करके उस दिशा में भी हम काम करेंगे। लेकिन मैं इतना सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि गंगा जी के शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम है, ये गंगा नदी के पूरे बेसिन से जुड़ा हुआ है। और गंगा नदी के बेसिन की जब मैं बात करता हूं तो देश की 40% आबादी और लगभग 40% भूभाग को जो है गंगा बेसिन पे काम करता है। और अब जिस तरह से हमने जो है छोटे अंतर क्या रह गया, जो हमने सहायक नदियों पर काम करना प्रारंभ किया, इसका प्रभाव दिखाई देने। TN प्रतापन, डीन कुरियाकोस, EB ईटन, फिर आग्रह करता हूं कि आप सदन में अराजकता नहीं फैलाएं। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Anguish that JB Mathur is shouting slogans, Vijay Vishwami is shouting slogans, even our distinguished senior advocate Mr. Tulsi is in the well, Rajni Patel is in the well. This is a shameful incident. It is not expected of the members. Honorable Leader of the House Opposition, what example are we setting to 1.4 billion people? We are indicating to them that we are no more than a shouting brigade. We don't believe in debate, dialogue, discussion, deliberation. We believe only in disruption, disturbance. I am forced by misconduct of some of the members whose details I have noticed. Honorable member, and look at responsible people. Honorable members, why are you gesticulating? I hereby name Sri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. What are you doing? Mr. Derek O'Brien, you have committed breach of privilege. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. The house is not in order. No. Do you approve of it? He walks up to this place. Mr. Khadge, Leader of the Opposition, can you imagine a member walking to this place? Shameful event.
My head is in shame. Something has to be done. And the member, honorable member, is in the habit of playing hot and cold. He grows soft as a strategy gets into hot mood. Do you approve of it? Do you approve of a member walking here? I take very serious view, honorable members. The House is urgent to meet at noon. I invite leader of the opposition and floor leaders to see me in my chamber at 11:30. In my chamber at 11:30. House will meet at 12 noon.
second quarter growth has been very high. It's the highest in the world, and we continuously maintain that momentum of being the fastest growing economy. You compare all these developments around the world, and for India to have reached 7.6% in the second quarter is a very significant number that we cannot afford to miss. There is a temptation to think, is this growth on the back of only one sector, whereas it's not. All sectors are growing and growing significantly for us to notice it. So because of the Make in India program and also because of the Prime Minister's production-linked incentive schemes, the manufacturing sector is also now significantly contributing to the economy. As per the PLFS, that is the Periodic Labour Force Survey, WPR, the worker population ratio, that is the share of the employed in the total population, has increased to 56% in 2022-23 from 46.8% in 2017-18. And I underline the fact that this is post-COVID, that it has gone up to 56%. So there is an increase in the worker population ratio. India has become the 5th largest economy in last 8 years. India's second quarter growth is the highest in the world. The manufacturing sector registered its highest growth of 13.9% in second quarter of financial year 2024. Unemployment rate has declined to 10% from 17.8% in 2017 and 18. Direct tax collection grew by 21.82%. GST collections touched 1.6 lakh crore rupees.
Hello and welcome viewers. You're watching the special presentation of Sunset TV, State of Indian Economy, with your host Kriti Mishra. Rajya Sabha saw an erudite discussion on the economic situation in the country. Normally, a short duration discussion lasts for 2.5 hours. But this imperative discussion on the economy spanned over 3 days. In this edition, we've packed everything for you. So come along. One of the important parliamentary devices available to members in the upper house to draw the attention of the government to matters of urgent public importance is to raise a discussion of short duration without a formal motion or vote thereon. The chairman of the council decides the admissibility of the notice. माननीय सभापति जी, Short duration discussion. A short duration discussion on the economic situation in the country saw riveting speeches and interventions from both the Treasury and opposition benches. The discussion commenced on December 5th and culminated on December 7th. It was initiated by Derek O'Brien of Trinamool Congress. Short duration discussion on an issue which is primarily put up by members of the opposition and of course and of the Treasury benches. Sir, I think it will go a long way in having a house running. You wanted to run 100% without any disruption. Let me, on behalf of my party, the Trinamool Congress, and I'm sure many of my colleagues from other parties on this side, share the view, not 100%, sir. Till 22nd December, we'll make it run for 102%. Participating in the discussion, BJP members asserted that India is the fastest growing economy due to the effective economic policies of the Narendra Modi government. अमेरिका की 1.5 है परसेंट, यूरोपियन यूनियन 1.2, जर्मनी 0.9, फ्रांस 1.3, इटली 1.7, स्पेन 1.7, जापान 1, इंग्लैंड 0.6, कनाडा 1.6 और अदर एडवांस कंट्रीज 2.2 और इसमें भारत 6.3. महंगाई पर बार बार चर्चा हो रही है. अगर लोग इतने ही दुखी होते, इतने ही नाराज होते, तो फिर मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूंगा. और इस देश में कितने प्रदर्शन हुए. सभापति महोदय, दुनिया के 50 देशों में लाखों लोग सड़कों पर आ गए. पेट्रोल डीजल की महंगाई, खाने पीने की चीजों की महंगाई के विरोध में. लेकिन भारत में 10,000 लोग भी कई सड़कों पर नहीं आए. Members across political spectrum participated in the short duration discussion in the upper house. Sir, I compliment the government. I laud them because they brought in the Anusandhan National Research Foundation bill. And Prime Minister has often spoken about Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. But sir, we need to really focus on Anusandhan or research if we want to become a developed economy in the next couple of decades. At a large economy, we are growing at the fastest rate in the world. We are innovative. We have the largest FDI coming into the country. जनप्रतिनिधि जो राज्य सभा और लोक सभा में बैठे हुए हैं, उनके लिए आर्थिक परिस्थिति पे जब हम बात करते हैं ना, तो सर सबसे पहले गरीब की थाली नजर आती है. वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इसका ख्याल रखें कि किसी तरह से हमें निर्यात बढ़ाया जाए और आयात हमारा कम किया जाए. मैं ये कहना चाहता हूं कि इन आंकड़ों पर मत जाएं. गांव में, देहात में, ग्रामीण इलाके में जाकर असलियत को देखें, लोगों से बात करें और कमियों को दूर करें. Replying to a 3-day debate on the state of the country's economy in Rajya Sabha on December 7th, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman countered the charges of the opposition and said the centre has addressed the issues of inflation, unemployment and inequality. In her 90-minute reply, she said the second quarter growth was very high. It is the highest globally and the country is now the second most sought after manufacturing destination in the world. So the honourable members would have read the Wall Street Journal, S&P ratings, Bloomberg, all of whom, while speaking very well about the Indian economies,
refer to the reform measures undertaken by the Honorable PM, taking his name. I would like to say this. Prime Minister Narendra Modi's efforts, this is quote, Prime Minister Narendra Modi's efforts to outrun China and transform India's economic model into one driven by manufacturing rather than consumption are creating a tailwind for infrastructure and heavy industry companies. She also said that through schemes like PLI and Make in India, the manufacturing sector is significantly contributing to the economy and its share to GDP is 13.9%. She said while all developed countries are struggling with the decreasing manufacturing output, India is moving forward. Second quarter growth has been very high. It's the highest in the world, and we continuously maintain that momentum of being the fastest growing economy. During the same quarter, July to September 23, the third and the fourth largest economies of the world contracted, sir. Germany contracted by 0.4% and Japan contracted by 2.1%. The Finance Minister further informed the House that direct tax collection grew by 21.82% this year till November, and monthly GST collections have stabilized at 1.6 lakh crore.